सो 2026 बीत चुका है और फिर बॉलीवुड के लिए इनफैक्ट ये साल काफ़ी एक्साइटिंग रहा। साल का जो अंत हुआ है वो धुरंधर जैसी फ़िल्म के साथ हुआ जिसने बॉक्स ऑफिस पे कमाल का धूम मचाया। इसके अलावा होम बाउंड मूवी जो थी वो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई है। तो ये साल इनफैक्ट बॉलीवुड के लिए काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन इस वीडियो में हम बीते 25 साल इनफैक्ट जो न्यू मिलेनियम जो 2000 में स्टार्ट हुआ था, उस मिलेनियम के पहले 25 साल कैसे रहे बॉलीवुड के लिए, उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले 2000 से। 2000 वाज़ द ईयर ऑफ ऋतिक रोशन। जब 1999 वो साल बीत रहा था, तब दिसंबर या नवंबर में 2 बड़ी मूवीज़ के ट्रेलर रिलीज़ हुए थे। एक थी मेला और एक थी शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और मेला में थे आमिर खान। ऐसा लग रहा था कि ये 2 बड़े स्टार्स के बीच एक बड़ा क्लैश होने वाला है, लेकिन तभी बीच में एक फ़िल्म आई, जिसे राकेश रोशन ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था और अपने बेटे को लॉन्च किया था ऋतिक रोशन को। जब ये तीनों फ़िल्में एक साथ रिलीज़ हुई, तो बात हुई ऐसी कि ऋतिक रोशन की फ़िल्म ने फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और मेला दोनों को बीट करके ब्लॉकबस्टर प्रूव हुई और इनफैक्ट दोनों खान्स की फ़िल्में पिट गई और शाहरुख और ऋतिक रोशन जो है वो बहुत बड़े स्टार बन गए कहो ना प्यार है से। तो 2000 की शुरुआत ही जो न्यू मिलेनियम की थी बॉलीवुड के लिए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नोट पे हुई थी। ऋतिक रोशन के रूप में एक बड़ा स्टार इंडस्ट्री को मिला था और कहो ना प्यार है कि ऐसी आंधी थी उस वक़्त कि कई सारी फ़िल्में उस आंधी में उड़ जाती थी। जो भी फ़िल्में उस वक़्त अर्ली 2000 में रिलीज़ हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च तक में, वो कोई भी फ़िल्में उतनी कुछ ख़ास चल नहीं रही थी। उनका स उस ऋतिक रोशन के उस क्रेज़ का सबसे बड़ा विक्टिम जो उस वक़्त था, वो थी अनिल कपूर की पुकार। जिस फ़िल्म के लिए अनिल कपूर को नेशनल अवार्ड मिला था, काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म थी, राजकुमार संतोषी ने उसे डायरेक्ट की थी। लेकिन वो भी फ़िल्म लोग उस फ़िल्म को भी जाके सिनेमा हॉल में नहीं देखे क्योंकि सब सारे लोग जो उस वक़्त जो बॉलीवुड लवर्स थे, वो सब जाके सिर्फ़ कहो ना प्यार है देखते थे थिएटर में। तो पुकार फ्लॉप हो गई थी। उसके अलावा सलमान खान की दुल्हन हम ले जाएँगे और कई सारी फ़िल्में चल मेरे भाई जैसी फ़िल्में आ रही थी। इनफैक्ट वो फ़िल्में भी को बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं थी। लेकिन कहो ना प्यार है कि आगे ये सारी फ़िल्में फ्लॉप रहती थी। धीरे-धीरे फिर टाइम बदला, उसके बाद फिर कुछ अच्छी मूवीज़ भी आई, जैसे आपको याद होगा धड़कन आई थी एक फ़िल्म, जो हालाँकि मिड टू 2000 की वो फ़िल्म थी। जोश आई थी शाहरुख खान की, उसने थोड़ा-मोड़ा ठीक-ठाक बिज़नेस कर लिया था, लेकिन कहो ना प्यार है कि आंधी चल ही रही थी। फिर जाकर के एंड ऑफ 2000 में थोड़ा सिनेरियो बदला। ऋतिक रोशन का जो फ़ीवर था वो भी धीरे-धीरे थोड़ा-सा क्योंकि उनकी फिर एक नेक्स्ट फ़िल्म जब रिलीज़ हुई फ़िज़ा, तो उसको लेकर के भी ऑडियंस में काफ़ी एक्साइटमेंट था। लेकिन फ़िज़ा वो कमाल नहीं कर पाई जो कहो ना प्यार है ने की थी, फ़िज़ा फ्लॉप हो गई। उसके बाद 2000 के एंड में आई थिंक अक्टूबर में एक फ़िल्म आई थी जिसमें पहली बार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक साथ नज़र आए थे और वो फ़िल्म थी मोहब्बतें। मोहब्बतें ने थोड़ा-सा वो जो कहो ना प्यार है का वो जो एक फ्रेंज़ी जो था उसको थोड़ा-सा कम किया। फिर मोहब्बतें लोग देखने गए, हालाँकि मोहब्बतें के साथ एक बड़ी फ़िल्म का क्लैश भी हुआ था और वो भी ऋतिक रोशन की ही फ़िल्म थी और वो फ़िल्म थी मिशन कश्मीर। तो दोनों फ़िल्म का जो ओपनिंग था वो काफ़ी अच्छा था। एक बार फिर ऑडियंस को लग रहा था कि ऋतिक रोशन और शाहरुख खान इस बार आमने-सामने हैं। लेकिन क्या है कि मोहब्बतें जो थी वो आदित्य चोपड़ा उस फ़िल्म को बनाया ने उन उसको डायरेक्ट किया था और इससे पहले वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे जैसी फ़िल्म बना चुके थे। तो ऑडियंस का इस वक़्त जो था वो एक्सपेक्टेशन मोहब्बतें से ज़्यादा था और उसमें पहली बार अमिताभ भी साथ में थे शाहरुख खान के। तो फ़िल्म मोहब्बतें जो है वो हिट हुई, सुपर हिट हुई और अमिताभ उस वक़्त चूँकि अमिताभ ने उसी साल 2000 में केबीसी स्टार्ट कर दिया था और के अमिताभ का भी नाम उस वक़्त काफ़ी एक तरह से उनका कमबैक था वो इंडस्ट्री में। हिंदी फ़िल्म्स में भी उनके लिए क्योंकि बहुत सारी फ़िल्म्स फ्लॉप फ़िल्म्स देने के बाद उनके उनके पर्सनल लाइफ़ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, फ़ाइनेंशियल सेटबैक बहुत सारा था और ये सब को रिकवर करके से बाउंस बैक करके उन्होंने मोहब्बतें की, मोहब्बतें सुपरहिट हुई, उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला। लेकिन 2000 में एक और बहुत ही बड़ा डेब्यू हुआ था अदर दैन ऋतिक रोशन और वो था अमिताभ बच्चन के ही बेटे अभिषेक बच्चन का। रिफ्यूज़ी जब आई थी तो बहुत कंपैरिज़न हुआ था कि ऋतिक रोशन के सामने अभिषेक बच्चन ज़्यादा बड़े स्टार बनेंगे या फिर ऋतिक रोशन सुपरस्टार रहेंगे। उस वक़्त बहुत कंपैरिज़न चलते थे और ये जून में ये रिफ्यूज़ी आई थी, लेकिन रिफ्यूज़ी वो कमाल नहीं कर पाई थी। हालाँकि उसका ट्रेलर, उसकी पब्लिसिटी बहुत हुई थी, बहुत
टीवी पे उसके दिन-रात ट्रेलर्स आते रहते थे। करीना कपूर भी उस फ़िल्म में पहली बार आई थी अभिषेक बच्चन के साथ और उसमें उसका एक्सपेक्टेशन लोगों का ऑडियंस एक्सपेक्टेशन और भी इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस फ़िल्म को डायरेक्ट किया था जेपी दत्ता ने, जिन्होंने पहले बॉर्डर बनाई थी और बॉर्डर एक ब्लॉकबस्टर फ़िल्म थी और एलओसी जो रिफ्यूजी भी जो थी वो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के आस-पास की ही कहानी थी। तो लोगों को इसमें भी कुछ इंडिया-पाकिस्तान एंगल, लड़ाई-झगड़ा, वॉर देखने को का थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशन था लेकिन वो मीट नहीं कर पाया। वो फ़िल्म की कहानी जो थी वो बड़ी स्लॉपी सी थी और परफ़ॉर्मेंस भी बहुत उतना अच्छा नहीं था। इनफैक्ट अभिषेक बच्चन और करीना कपूर स्टैंड आउट की थी, लेकिन अभिषेक बच्चन का ही परफ़ॉर्मेंस कुछ ख़ास लोगों को पसंद नहीं आया था। एंड ऑब्वियसली चूँकि वो अमिताभ बच्चन के बेटे थे तो कंपैरिज़न भी ज़्यादा था कि वो अमिताभ के लेवल पे वो परफ़ॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन रिफ्यूजी में वो बात नहीं थी, हालाँकि फ़िल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। सो 2000 वाज़ द ईयर ऑफ ऋतिक रोशन और एंड होते-होते अमिताभ बच्चन ने भी मोहब्बतें के साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। सो इस तरह से 2000 बीता था। अब बात करते हैं 2001 की। 2001 जो था वो दैट वाज़ द ईयर ऑफ लगान जो पहली बार एक बार फिर इंडियन फ़िल्म जो है वो ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई थी। आमिर खान की फ़िल्म उस फ़िल्म की बातें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चर्चा में हो रही थी कि आमिर खान एक बहुत ही बड़ी फ़िल्म बना रहे हैं और वो क्रिकेट की स्टोरी है, इट्स अ पीरियड फ़िल्म पहली बार उस वक़्त पीरियड फ़िल्म का जो ज़िक्र है, जो टर्म था पीरियड फ़िल्म, ये उस वक़्त स्टार्ट हुआ था। और उसके साथ लगान के साथ ही रिलीज़ हुई थी सनी देओल की गदर और आमिर खान और सनी देओल का इतिहास रहा था पहले कि जब भी ये इन दोनों की फ़िल्में एक साथ रिलीज़ होती थी, तो दोनों फ़िल्में हिट होती थी। अर्ली 90s में आपको याद होगा दिल और घायल एक साथ रिलीज़ हुई थी और दोनों फ़िल्में सुपरहिट हुई थी। उसी तरह से 97 में राजा हिंदुस्तानी और घातक से ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे रिलीज़ हुई थी और दोनों फ़िल्में हिट हुई थी। और वही ट्रेंड इस बार भी फ़ॉलो हुआ और जो इन दोनों की जो फ़िल्म थी वो लगान एक आमिर खान की लगान में पहली बार आमिर खान उस फ़िल्म को प्रोड्यूस भी कर रहे थे। हालाँकि जो डायरेक्टर थे आशुतोष गोवारिकर उनकी पिछली फ़िल्म बाज़ी कुछ ख़ास चली नहीं थी, तो लोगों के एक्सपेक्टेशन उनसे थे नहीं बट इट वाज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट जो कि सक्सेसफुल हुआ और फ़िल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। क्रिटिकली एंड कमर्शियली दोनों लगान काफ़ी सक्सेसफुल थी। गदर को क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया था क्योंकि उसमें थोड़ा माइंडलेस एक्शन था, उसके क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आए थे, वो ज़्यादा डायलॉग बाज़ी वाली फ़िल्म थी। बट गदर एक मसाला फ़िल्म थी और मज़ेदार फ़िल्म थी। ऑडियंस के लिहाज़ से अगर आप मास ऑडियंस को देखेंगे तो गदर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी लगान के कंपैरिज़न में। इसके अलावा आमिर खान कितने वर्सेटाइल है वो 2001 में लोगों को देखने को ये भी मिला कि एक तरफ वो लगान कर रहे थे और उसी के साथ उसी टाइम पे जब लगान रिलीज़ हुई थी उसके 1-2 महीने बाद दिल चाहता आई थी। एक तरफ वो गाँव के लड़के प्ले कर रहे थे, दूसरी तरफ वो शहर का एक अर्बन कूल यूथ जो होता है, उसकी भूमिका में थे दिल चाहता है में और दिल चाहता है फरहान अख्तर की पहली फ़िल्म थी और वो फ़िल्म भी सुपरहिट रही। तो आमिर खान के करियर के लिए 2001 काफ़ी अच्छा साबित हुआ था। 2001 बॉलीवुड के लिहाज से भी काफ़ी फ्रूटफुल था क्योंकि अच्छी-अच्छी फ़िल्में आई थी। कभी खुशी कभी गम आपको याद होगा जो वो करण जौहर की सेकंड फ़िल्म थी और इस फ़िल्म की ख़ास बात ये थी कि इसमें 3 सदी के सुपरस्टार जो थे वो एक साथ इस फ़िल्म में नज़र आने वाले थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान एंड ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन के लिए भी ये फ़िल्म काफ़ी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि पिछली उनकी कई फ़िल्में जो थी वो फ्लॉप होती जा रही थी। कहो ना प्यार है के बाद लोगों ने फिर से वन फ़िल्म वंडर कहने लगे थे क्योंकि कहो ना प्यार है के बाद जितनी फ़िल्में आई थी, चाहे वो फ़िज़ा हो या मिशन कश्मीर हो, यादें हो, ये सारी फ़िल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। तो ऋतिक रोशन को भी एक हिट की ज़रूरत थी और वो कभी खुशी कभी गम से मिला और एक बार फिर से लोगों को उन पर जो है वो भरोसा स्टार्ट हुआ। हालाँकि 2001 में 1-2 स्मॉल बजट की फ़िल्में भी आई थी जो कि क्रिटिकली काफ़ी अक्लेम हुई थी। उसमें सबसे पहला नाम था मधुर भंडारकर का, चाँदनी बार उन्होंने बनाई थी और लोगों को पता चला कि ये भी एक डायरेक्टर है जिसकी फ़िल्में जो हैं वो देखनी चाहिए। आगे चल के उन्होंने बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म्स बनाई थी जैसे पेज 3 हो या कॉर्पोरेट हो या फैशन हो। तो एक 2001 ने मधुर भंडारकर के करियर को सेट किया। उसी साल नायक भी रिलीज़ हुई थी जो कि सेट मैक्स पे टीवी सैटेलाइट टीवी पे आपने कई बार देखी होगी वो अनिल कपूर के इंटरव्यू की वजह से। सो 2001 वाज़ द ईयर ऑफ आमिर खान आउट एंड आउट क्योंकि उन्होंने पूरे बॉलीवुड में फ़िल्म मेकिंग को ही चेंज कर दिया। अगर आप देखोगे दिल चाहता है के बाद से फ़िल्मों की राइटिंग जो है हिंदी फ़िल्म में वो काफ़ी बदल गई। मेलोड्रामेटिक डायलॉग्स वो सब बोलना उस तरह के डायलॉग्स थोड़े बंद हो गए।
रियलिस्टिक वे में लोग बात करने लगे फ़िल्मों में, रियलिस्टिक मूवीज़ बनने लगी, कहानी जो है वो थोड़ा-सा अर्बन यूथ को इनफैक्ट दिल चाहता है पहली ऐसी मूवी थी जिसमें रिच किड्स दिखाए गए थे और अनअपोलोजेटिक और उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि क्योंकि हमारे हिंदी फ़िल्मों में एक प्रोपेगेंडा रहा है शुरू से कि जो अमीर है वो विलेनियस ही होंगे और उनको एक गलत तरीके से नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया जाता था। लेकिन इसमें 3 यंग लड़के थे, तीनों इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे थे, मतलब अच्छे बड़े अर्बन हाई क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और जो अपनी अच्छी ज़िंदगी जीते थे और इसको बहुत ही सिंपल वे में दिखाया गया था। इसमें कुछ कोई विलेन नहीं था ऐसा कुछ। तो दिल चाहता है ने अर्बन यूथ को काफ़ी अपील किया और दिल चाहता है वो ऐसी मूवी थी जिसने थोड़ा हिंदी सिनेमा को चेंज भी बहुत हद तक किया था। 2001 से चलते हैं 2002 जिसमें कि जो साल थोड़ा इंडस्ट्री के लिए काफ़ी लॉस में रहा क्योंकि बहुत सारी फ़िल्में जो हैं वो फ्लॉप होती रही और साल में सिर्फ़ 2 या 3 फ़िल्में ही चली थी। सबसे पहले आपको याद होगा राज़ फ़िल्म आई थी, जो हॉरर रोमांटिक हॉरर फ़िल्म थी विक्रम भट्ट की और डीनू मौर्य और बिपाशा बासु ने उसमें डेब्यू किया था। हालाँकि बिपाशा बासु की तो पहले अजनबी आ चुकी थी 2001 में। डीनू मौर्य ने उससे डेब्यू किया था। फ़िल्म के गाने बहुत अच्छे थे, नदीम श्रवण का म्यूज़िक था और ये वो टाइम था जब 90s के म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स का अब वो फ़ेज़ जो है वो एंड होते जा रहा था। अब नए-नए सिंगर्स जैसे शान, मोहित चौहान इस तरह के सिंगर्स आ रहे थे, नए-नए कंपोज़र्स आ रहे थे, विशाल शेखर जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स आ रहे थे और नदीम श्रवण और जतिन ललित लोग का ज़माना जो है वो धीरे-धीरे एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ में इंडस्ट्री थी उस वक़्त। तो 2002 जो स्टार्ट हुई, वो राज से स्टार्ट हुई, लगा कि आगे भी और भी अच्छी-अच्छी फ़िल्में आएँगी लेकिन मैक्सिमम फ़िल्में जो थी उस वक़्त फ्लॉप थी। जैसे मैंने बताया एक राज अच्छी चली थी, उसके बाद देवदास संजय लीला भंसाली की वो काफ़ी कामयाब फ़िल्म थी। कंपनी राम गोपाल वर्मा ने जो बनाई थी, जिससे हमें विवेक ओबराय जैसा एक अच्छा एक्टर मिला था इंडस्ट्री को और उसके बाद एक साथिया आई थी। इन 3-4 फ़िल्मों के अलावा मैक्सिमम फ़िल्म जो थी 2002 की वो फ्लॉप ही रही थी। तो ये एक कह सकते हैं कि वो एक थोड़ा वर्स्ट वर्स्ट पीरियड था इंडस्ट्री के लिए। उसके बाद चलते हैं 2003 में। 2003 में इंडस्ट्री को कुछ अच्छे-अच्छे एक्टर्स मिले और उसमें सबसे बड़ा नाम था इरफ़ान खान का। हालाँकि इरफ़ान पहले भी टीवी में बहुत काम कर चुके थे, लेकिन 2003 में एक फ़िल्म आई थी हासिल, जिसके बाद जिसकी वज़ह से इरफ़ान को बेस्ट विलेन का अवार्ड भी मिला था और इरफ़ान में क्या पोटेंशियल है, वो लोगों को हासिल देख कर के रियलाइज़ हुआ। हालाँकि वो फ़िल्म तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इरफ़ान के परफ़ॉर्मेंस की वज़ह से उसे आज भी एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। लोग सैटेलाइट टीवी पे, डीवीडीज़ पे क्योंकि उस वक़्त डीवीडी का ज़माना आ चुका था। लोग डीवीडी पे मँगा-मँगा करके वो फ़िल्म देखते थे सिर्फ़ इरफ़ान की वज़ह से। तो 2003 वाज़ द ईयर ऑफ इरफ़ान। उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हुई थी जिसके बारे में बात करेंगे। 2003 वाज़ द ईयर ऑफ मुन्ना भाई। राजकुमार हिरानी ने पहली बार एक फ़िल्म बनाई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस करके। उसने इंडस्ट्री को काफ़ी एक एक कैरेक्टर दिया। संजय दत्त के करियर को दोबारा से रिवाइव किया क्योंकि संजय दत्त का करियर उस वक़्त बहुत ही डाउनहिल जा रहा था। वास्तव चली थी और उसके बाद उनकी वो एक ही तरह की फ़िल्में आती थी, वो गुंडे ही बनते थे और कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं होता था। राजकुमार हिरानी ने संजय दत्त से काफ़ी बेहतरीन काम करवाया। मुन्ना भाई एमबीबीएस की राइटिंग बहुत अच्छी थी। मुन्ना भाई चली, उसके अलावा और भी कई सारी मूवी थी जैसे आपको याद होगा 2003 में गंगा जल आई थी। जो भागलपुर अखफोड़वा कांड के ऊपर से काफ़ी लूज़ली इंस्पायर्ड थी। प्रकाश झा का एक तरह से कमबैक था क्योंकि उससे पहले बहुत सारी जो मृत्युदंड प्रकाश झा ने 1997 बनाई थी। उसके बाद उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी दिल क्या करे वो भी ख़ास चली नहीं थी। तो प्रकाश झा के लिए ये काफ़ी डिसाइसिव ईयर रहा। उसके अलावा आपको याद होगा 2003 में अमिताभ बच्चन ने लोगों को इमोशनल कर दिया बागबान मूवी के साथ जिसमें वो हेमा मालिनी के साथ दोबारा से उन्होंने कमबैक किया। उसके अलावा आपको याद होगा कोई मिल गया एक फ़िल्म आई थी जो कि ऋतिक रोशन के लिए एक एक अमृत साबित हुई क्योंकि उनकी फ़िल्में जो हैं वो इवन क कभी न कभी कभी खुशी कभी गम के बाद भी बहुत ज़्यादा चल नहीं रही थी। जितनी भी फ़िल्में आ रही थी चाहे वो मुझसे दोस्ती करोगे हो, ना तुम जानो ना हम हो एक विक्रम भट्ट की एक फ़िल्म आई थी आप मुझे अच्छे लगने ये सारी फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी एक के बाद और एक ऋतिक रोशन का वो फ़ेज़ काफ़ी बुरा था और उस बीच में उनके पापा ने ही उनको फिर से एक जो है उनके करियर को दोबारा से सँभाला और एक फ़िल्म बनाई कोई मिल गया और एलियन को हमने पहली बार उस फ़िल्म में देखा। इट वाज़ अ साइंस फ़िक्शन फ़िल्म और फ़िल्म ने काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था और ऋतिक रोशन के भी करियर को एक बड़ा बूस्ट मिला, कोई मिल गया के बाद से। सो 2003 वाज़ अ वेरी गुड ईयर और सबके लिए कुछ ना कुछ था। इरफ़ान जैसे एक्टर मिले हमें,
ऋतिक रोशन को भी एक अच्छा रिलीफ मिला कोई मिल गया के बाद से। अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का अच्छा कमबैक था। तो इट वाज़ अ वेरी गुड ईयर फॉर बॉलीवुड आल्सो। Now coming to 2004, 2004 started with a very strong masala film that was Khaki, जिसमें कि एक एक बहुत ही एंसेम्बल कास्ट था। अमिताभ बच्चन थे, अजय देवगन, अक्षय कुमार, ऐश्वर्या राय, और ये फिल्म को राजकुमार संतोषी ने बनाया था। और काफ़ी उसके उसका जो प्लॉट था वो काफ़ी एंगेजिंग था। हालाँकि फ़िल्म बहुत ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी, सॉन्ग्स अच्छे थे उसके, और अक्षय कुमार को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अजय देवगन को विलेन के रोल में काफ़ी लोगों ने पसंद किया। सो 2004 का जो स्टार्ट था वो खाकी से हुआ। उसके बाद कई सारी फ़िल्में आई। कोई बहुत मच एंटिसिपेटेड फ़िल्म जो थी जिसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थे, वो फ़िल्में नहीं चली। जैसे उसमें एक फ़िल्म थी लक्ष्य, जिसे कि फरहान अख्तर ने डायरेक्ट किया था। उसमें ऋतिक रोशन को आर्मी ऑफिसर का रोल दिया था। उस फ़िल्म से लोगों को की उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लक्ष्य जो है वो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई थी। उसके अलावा 2004 जो था वो सैफ अली खान के लिए काफ़ी क्रिटिकल रहा, क्योंकि हम तुम एक फ़िल्म थी उन्होंने की, और वो उनकी पहली सोलो हिट फ़िल्म बनी थी। हालाँकि उस जो रोल सैफ अली खान ने किया था वो पहले विवेक ओबेरॉय को मिलने वाला था, लेकिन विवेक ओबेरॉय ने मना कर दिया था, और सैफ अली खान ने हम तुम की, और हम तुम ने कमाल का ऑडियंस को एंटरटेन किया। लोगों को फ़िल्म भी काफ़ी पसंद आई। रानी मुखर्जी का भी उस वक़्त करियर बहुत सही चल रहा था। रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसी साल फराह खान ने अपना डेब्यू किया एज़ अ डायरेक्टर, और फ़िल्म बनाई मैं हूं ना, जिसे कमर्शियली काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और शाहरुख खान का या फिर ज़ाहिद खान का, इन लोग ज़ाहिद खान के करियर की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस को मानी जाती है। तो मैं हूं ना वाज़ अ गुड फ़िल्म। उसके अलावा 2004 वाज़ द ईयर ऑफ मर्डर, जब मल्लिका शेरावत ने बॉलीवुड में ग्लैमर रोल को रीडिफाइन किया, और एक सेमी एडल्ट कंटेंट थी वो मर्डर मूवी। और मर्डर के बाद से ही कई सारी सेमी एडल्ट फिल्म, जो स्ट्रिंग्स ऑफ सेमी एडल्ट फिल्म्स आने लगे थे उस वक्त। आपको याद होगा नेहा धूपिया की जूली आई थी, फिर गर्लफ्रेंड, फिर हवस, और इस तरह की बहुत सारी फिल्में आने लगी लगी थी। तो हालाँकि सारी फ़िल्में उतनी कुछ ख़ास चली नहीं, मर्डर जैसा बिज़नेस किसी ने नहीं किया। बट इंडस्ट्री को मल्लिका शेरावत मिली थी, और उस वक़्त वो काफ़ी जानी जाती थी अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए, अपने बड़बोलेपन की वज़ह से मल्लिका शेरावत काफ़ी सुर्खियों में रहती थी। बट ईयर एंड होते-होते 2 और बड़ी अच्छी फ़िल्में आई थी। एक तो यश चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था वीर ज़ारा, क्योंकि वो भी एक तरह से उनका कमबैक था। दिल तो पागल है जब उन्होंने 97 बनाई थी, उसके बाद करीब 7 साल के बाद वीर ज़ारा लेकर के यश चोपड़ा आए थे, जिसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी थी। फ़िल्म क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी थी, और फ़िल्म का सब्जेक्ट और फ़िल्म का डायरेक्शन, फ़िल्म में परफ़ॉर्मेंस जो थे, सब बहुत लोगों को काफ़ी पसंद आए। और वीर ज़ारा के साथ ही शाहरुख की एक और फ़िल्म आई थी, जिसे उनके करियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ़ॉर्मेंस माना जाता है। हालाँकि ये और बात है कि वो फ़िल्म उतनी नहीं चली, और वो फ़िल्म थी आशुतोष गोवारिकर की डायरेक्टेड की हुई स्वदेश। स्वदेश को शाहरुख के करियर का वन ऑफ द फाइनेस्ट परफ़ॉर्मेंस माना जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वदेश बॉक्स ऑफिस पे वो कमाल नहीं कर पाई जो कमाल लगान ने किया था। तो शाहरुख खान के लिए ये एक बड़ा सेटबैक कह सकते हैं आप। लेकिन स्वदेश ने ये एस्टैब्लिश किया था कि शाहरुख खान इज़ आल्सो अ वेरी गुड एक्टर। नाउ कमिंग टू 2005, 2005 ने एक बार फिर से मधुर भंडारकर को लाया फ्रंट पे, और मधुर भंडारकर ने एक फ़िल्म बनाई थी पेज थ्री, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा ने एक जर्नलिस्ट का रोल किया किया था। और इस फ़िल्म की ख़ास बात ये थी कि इसमें कोई भी बड़ा स्टार नहीं था, और सब टीवी के या तो स्टार थे या फिर जो फ़िल्मों में छोटे-मोटे रोल्स करते थे, उन सब ने इस फ़िल्म को अपने कंधे पे सँभाला था। और फ़िल्म की टाइट राइटिंग और अच्छी परफ़ॉर्मेंस, और एक बेहतरीन स्टोरी लाइन होने की वजह से पेज थ्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। हालाँकि 2005 जो है वो अमिताभ के करियर के लिए भी एक बड़ा अच्छा माइलस्टोन था, क्योंकि 1978 एक ऐसा साल था जब अमिताभ बच्चन की लगातार 4 फ़िल्में हिट हुई थी, और उसी तरह 2005 में अमिताभ बच्चन की जितनी भी फ़िल्में आई थी वो सब के सब हिट थी। चाहे वो ब्लैक हो,
सरकार हो, बंटी और बबली हो, या फिर आपकी वक़्त हो, रेस अगेंस्ट टाइम जो अक्षय कुमार के साथ थी। तो अमिताभ बच्चन के करियर का मतलब उस एज में उस वक़्त अमिताभ 2005 में 63 इयर्स के हो गए थे और 63 इयर्स में भी अगर वो हिट पे हिट लगातार दे रहे थे, तो किसी भी एक्टर के लिए वो काफ़ी बड़ी बात है। और अमिताभ के लिए 2005 काफ़ी इम्पोर्टेंट ईयर माना जा सकता है। उसके अलावा ये भी है कि बंटी बबली से बॉलीवुड जो है वो एक दोबारा से स्मॉल टाउन्स की तरफ रुख किया था। बंटी बबली की कहानी स्मॉल टाउन्स के 2 लोगों की थी, एक अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी। फ़िल्म की शूटिंग भी जो थी वो सोनभद्र, यूपी के सोनभद्र में हुई थी और लखनऊ, कानपुर ये सब शहरें जो हैं वो उस फ़िल्म में दिखाए गए थे। तो पहली बार जो है बॉलीवुड अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बॉ मुंबई से निकल कर के स्मॉल टाउन्स में गया था। जो कि लोगों को ये एक्सपेरिमेंट लोगों को पसंद आया था। क्योंकि ऐसा होता था कि जो स्मॉल टाउन्स की जो कहानियाँ हैं वो बड़े पर्दे पर ज़्यादा आ नहीं पाती थी। तो बंटी बबली ने उस बैरियर को तोड़ा और बॉलीवुड जो है वो स्मॉल टाउन्स की तरफ बढ़ा था। हालाँकि 2005 जो है वो आमिर खान का कमबैक ईयर भी माना जाता है क्योंकि 2001 में लगान और दिल चाहता है के बाद आमिर खान ने एक 4 साल का ब्रेक ले लिया था। उन्होंने कोई फ़िल्में नहीं की थी, वो कमर्शियल करते थे कोका कोला का, लेकिन वो 4 साल के बाद वो वापस फ़िल्म इंडस्ट्री में लौटते हैं और एक फ़िल्म आती है उनकी मंगल पांडे। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहता है लेकिन वो फ़िल्म ज़्यादा कमाल नहीं कर पाती है। लोगों को फ़िल्म की पेस पसंद नहीं आती, फ़िल्म काफ़ी स्लो होता है और कहीं-कहीं उसके हिस्टोरिकल एक्यूरेसी को लेकर के भी काफ़ी चैलेंजेस, सवाल उठे थे कि ये फ़िल्म उतनी हिस्टोरिकली एक्यूरेट है या नहीं है। तो आमिर खान का वो एक्सपेरिमेंट जो है वो लोगों को पसंद नहीं है। हालाँकि आगे चल के आमिर खान ने और भी कई अच्छी-अच्छी फ़िल्में की थी, जिसकी बात अभी हम करेंगे। हालाँकि 2005 जो है वो सलमान खान के करियर के लिए एक डिफाइनिंग ईयर रहा क्योंकि उनकी एक फ़िल्म आई थी नो एंट्री जो उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर प्रूफ हुई थी। नाउ कमिंग टू 2006, इस ईयर को हम लोग ईयर ऑफ रीमेक्स या सीक्वल्स कह सकते हैं क्योंकि कई सारी अच्छी हिट फ़िल्मों के सीक्वल्स बने थे और अच्छे हिट फ़िल्मों के रीमेक्स भी बने थे। कुछ चले, कुछ मिसफायर कर गए। जैसे आपको याद होगा 1978 में आई डॉन जो थी अमिताभ बच्चन की, उसको रीमेक किया था फरहान अख्तर ने और शाहरुख खान को डॉन के रूप में हमने देखा। फ़िल्म कमर्शियली अच्छी चली, बिज़नेस अच्छा किया, लेकिन अगर आप कंपैरिज़न करें डॉन का जो कमाल अमिताभ बच्चन की डॉन ने किया था, वो शाहरुख खान की फ़िल्म ने वैसा कमाल नहीं किया। उसके अलावा उमराव जान, रेखा की जो सुपरहिट फ़िल्म थी, उसका रीमेक किया जेपी दत्ता ने। ऐश्वर्या राय को उसमें रेखा के रोल में लिया, लेकिन वो फ़िल्म ख़ास नहीं चल पाई। इसके अलावा हेरा-फेरी जो 2000 में प्रियदर्शन ने जो एक कमबैक किया था फ़िल्मों में, हिंदी फ़िल्मों में हेरा-फेरी के साथ, जो काफ़ी अच्छे हिट, काफ़ी बड़ी हिट, इनफैक्ट 2000 में जब हेरा-फेरी आई थी, तो वो बहुत बड़ी हिट नहीं थी, उसे भी लोगों ने कमर्शियल सीडी, डीवीडी और केबल टीवी पे ही देख कर के उसको वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से वो फ़िल्म ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। फ़िल्म का बिज़नेस बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन 2006 में हेरा-फेरी का जो एक फ्रेंचाइज़ी जो बन गया था, लोग उसका सेकंड पार्ट देखने को वेट कर रहे थे और जब सेकंड पार्ट आई, पर्सनली मुझे हेरा-फेरी 2 बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हेरा-फेरी 2 का बिज़नेस 2006 में बहुत अच्छा था। वो उसने हेरा-फेरी से ज़्यादा कमाई किया था। मुन्ना भाई एमबीबीएस का सीक्वल आया लगे रहो मुन्ना भाई 2006 में। उस मूवी ने भी मुन्ना भाई एमबीबीएस से ज़्यादा बिज़नेस किया। उस फ़िल्म को यूएन में इनफैक्ट टेलीकास्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन के मेंबर के लिए। मुन्ना भाई का सब्जेक्ट काफ़ी बोल्ड था। महात्मा गांधी जैसे फ़िगर को लेकर के अगर आप मूवी बना रहे हो, हिस्टोरिकल फ़िगर को लेकर के आप कोई मूवी बना रहे हो और अगर उस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और लगे रहो मुन्ना भाई के साथ ये हुआ था क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी कोई हिस्टोरिकल फ़िगर को लेकर के आप कोई भी मूवी बनाते हो, तो उसपे कंट्रोवर्सी ज़रूर होती है, प्रोटेस्ट ज़रूर होते हैं। लेकिन लगे रहो मुन्ना भाई का जो सब्जेक्ट था, जो राइटिंग थी, वो बिल्कुल ही कंट्रोवर्सी फ्री थी। लोगों को फ़िल्म काफ़ी पसंद आई। गांधीगिरी वाज़ द न्यू टर्म आफ्टर लगे रहो मुन्ना भाई। इसके अलावा धूम जो 2004 में फ़िल्म रिलीज़ हुई थी अभिषेक बच्चन की, जो कि उनकी पहली सोलो हिट कह सकते हैं। उसका रीमेक बना था 2006 में धूम 2 जिसमें ऋतिक रोशन थे और उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। हालाँकि ये कई लोग सवाल उठाते हैं कि ऐसा कोई ख़ास ऋतिक रोशन ने परफ़ॉर्मेंस नहीं किया था जिसके लिए उनको कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाए। तो 2006 वाज़ द ईयर ऑफ रीमेक एंड सीक्वल्स और इसके अलावा 2006 जो स्टार्ट हुआ था वो एक ऐसी फ़िल्म से हुआ था जिसने नेशन के कॉन्शियस को जगाया था और वो फ़िल्म थी रंग दे बसंती, जिसमें आमिर खान थे।
यूथ को वो फ़िल्म बहुत पसंद आई थी। रंग दे बसंती के रिलीज़ होने के बाद से दिल्ली में ख़ास करके कई सारे बड़े इवेंट्स जो बड़े-बड़े जो न्यूज़ थे, उसमें जब भी अगर प्रोटेस्ट होता था, तो वो रंग दे बसंती में जिस स्टाइल का प्रोटेस्ट दिखाया गया था, अक्सर जंतर-मंतर या इंडिया गेट पे उस तरह के प्रोटेस्ट हमने देखे। चाहे वो जेसिका लाल केस मर्डर केस को लेकर के प्रोटेस्ट हो या फिर निर्भया गैंग रेप वाली केस हो। रंग दे बसंती ने दिल्ली के लोगों को इनफैक्ट प्रोटेस्ट करने का एक तरीका दिया था कि आप अगर आपको बात अपनी सही अगर आपको अपनी बात रखनी है तो आपको उसको डेमोक्रेटिक वे में आप जाकर के किसी बात से अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो आप उसे डेमोक्रेटिक वे में आप प्रोटेस्ट कर सकते हो उसके और इंडिया गेट पे और जनता मंतर पे उसके बाद कई सारे प्रोटेस्ट होने लगे इनफैक्ट रंग दे बसंती के अलावा आमिर खान की एक और फिल्म आई थी और वो थी फना और उसकी कंट्रोवर्सी बहुत हुई थी क्योंकि उस वक़्त नर्मदा बचाओ आंदोलन चल रहा था और आमिर खान उस आंदोलन में जाकर के कुछ दिन बैठ गए थे मेघा पाटकर के साथ जिसके बाद गुजरात में उनकी फ़िल्म को बैन कर दिया गया था। कई सारे थिएटर्स में तोड़-फोड़ हुई थी। बट इस फ़िल्म की ख़ासियत ये थी कि इस फ़िल्म में पहली बार आमिर खान के साथ काजोल नज़र आई थी और म्यूज़िक काफ़ी अच्छा था फ़िल्म का। लोगों को फ़िल्म के गाने काफ़ी पसंद आए। स्टोरी लाइन थोड़ी वीक थी लेकिन फ़िल्म ने कमर्शियली काफ़ी अच्छा बिज़नेस किया था। इसके अलावा 2006 में ही करण जौहर की थर्ड फ़िल्म आई थी और वो थी कभी अलविदा ना कहना। हालाँकि फ़िल्म का सब्जेक्ट लोगों को समझ नहीं आया था। ये फ़िल्म इनफ़िडेलिटी के ऊपर थी और 3 बड़े स्टार थे इसमें अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन और शाहरुख खान। इसके अलावा प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, किरण खेर थी। लेकिन फ़िल्म का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को अपील नहीं कर पाया और उस तरह का बिज़नेस जो करण जौहर की पिछली 2 फ़िल्मों ने की थी, उस तरह का बिज़नेस कभी अलविदा ना कहना ने नहीं की थी। हालाँकि उसी साल कुछ नए जो हमारे फ़िल्म मेकर्स थे, जो एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म मेकिंग एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म्स जो बनाते थे, वैसे कुछ फ़िल्म मेकर्स इंडस्ट्री को नए मिले। एक तो सबसे पहले विशाल भारद्वाज ने अपने आप को फिर से एक अच्छे डायरेक्टर के रूप में एस्टैब्लिश किया विद ओमकारा। उन्होंने 2003 में मकबूल बनाई थी। कमर्शियली तो वो फ़िल्म बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी, लेकिन ओमकारा ने विशाल भारद्वाज को एक बॉलीवुड के बिग सेटअप में एस्टैब्लिश कर दिया क्योंकि उन्होंने ये फ़िल्म कमर्शियल स्टार्स के साथ बनाई थी, सैफ अली खान, अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय करीना कपूर और एक अच्छा प्लॉट दिया था। ओथेलो जो शेक्सपियर की का जो प्ले है उसको उन्होंने एक फ़िल्म के रूप में पेश किया। लोगों को फ़िल्म पसंद आई। सैफ अली खान के करियर के लिए ओमकारा काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। लगना ताई के रोल के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। बेस्ट विलेन का अवार्ड मिला था और इस फ़िल्म ने सैफ अली खान को कहीं न कहीं उनके वर्सेटैलिटी को एक्सप्लोर किया। इस फ़िल्म में ही दीपक डोबरियाल ने भी डेब्यू किया था। आगे चल के दीपक डोबरियाल ने बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में की हैं। तो ओमकारा ने 2006 में विशाल भारद्वाज को एस्टैब्लिश किया। उसी साल एक फ़िल्म आई थी कोसला का घोंसला जिसे दिवाकर बैनर्जी पहली बार कोई फ़िल्म डायरेक्ट किए थे और उस फ़िल्म को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उस फ़िल्म के बाद से स्मॉल बजट की फ़िल्मों का एक दौर स्टार्ट हुआ जो कि छोटी बजट की फ़िल्में थी। पॉपुलर स्टार्स नहीं होते थे और रणवीर शौरी रणवीर शौरी हो गए, विनय पाठक हो गए, रंजीत कपूर हो गए, इन तरह के एक्टर्स को लेकर के नई-नई फ़िल्में बनने लगी, जो कि ज़्यादा बड़ी बजट की नहीं होती थी, कम बजट के होने की वजह से उस वो फ़िल्मों का बिज़नेस ठीक-ठाक हो जाता था। तो एक स्ट्रिंग ऑफ उस तरह की स्मॉल बजट फ़िल्में आई थी। उसमें दिवाकर बैनर्जी सबसे आगे थे, सुभाष कपूर, इस तरह के नए-नए डायरेक्टर थे जो कि इंडस्ट्री में एक नया पैरेलल इंडस्ट्री एक तरह से खड़ा कर दिया था। जैसे 70s के दशक में होता था कि एक कमर्शियल फ़िल्में होती थी और उस तरफ एक गोविंद निहलानी और श्याम बेनेगल की फ़िल्में चलती थी। उसी तरीके से दिवाकर बैनर्जी हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, इस तरह के डायरेक्टर जो है वो अपनी एक अलग पैरेलल इंडस्ट्री इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया था। अब बात करते हैं 2007 की। ये साल अगर फीमेल सेंट्रिक फ़िल्म की बात करें तो करीना कपूर के नाम रहा। उनकी फ़िल्म आई जब वी मेट शाहिद कपूर के साथ। शाहिद कपूर उस वक़्त उनके बॉयफ्रेंड थे और उनके साथ उन उससे पहले जितनी भी फ़िल्में आई थी वो सब फ्लॉप हो जाती थी। जब वी मेट वो पहली फ़िल्म थी जिसमें शाहिद और करीना एक साथ आए और वो फ़िल्म सुपरहिट हुई। हालाँकि इस फ़िल्म के मेकिंग के दौरान इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तो करीना कपूर के करियर के लिए जब वी मेट इनफैक्ट 2007 काफ़ी इम्पोर्टेंट साल आप कह सकते हैं। उसी साल उनके कज़न रणबीर कपूर का डेब्यू हुआ विद सावरिया जो कि संजय लीला भंसाली ने बनाई थी और उस फ़िल्म में सोनम कपूर थी, अनिल कपूर की बेटी। हालाँकि सावरिया जो फ़िल्म थी
वो कमर्शियली उतनी सक्सेसफुल नहीं रही क्योंकि उसके साथ ही रिलीज़ हुई थी फराह खान की ओम शांति ओम जिसमें शाहरुख खान थे। वो एक कॉमेडी फ़िल्म आप उसको कह सकते हैं। रोम-कॉम था वो और उसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया और सावरिया का जो सब्जेक्ट था वो कहीं न कहीं लोगों को उतना अपील नहीं कर पाया। हालाँकि 2007 जो स्टार्ट हुआ हुआ था वो साल वो अभिषेक बच्चन की एक काफ़ी बेहतरीन फ़िल्म से स्टार्ट हुआ था जिसे मणिरत्नम ने डायरेक्ट किया था और वो फ़िल्म थी गुरु जो कि धीरूभाई अंबानी के स्टोरी से लूज़ली इंस्पायर्ड थी। फ़िल्म कमर्शियली भी सक्सेसफुल थी और क्रिटिक्स ने भी इस फ़िल्म को काफ़ी पसंद किया था। गुरु के रोल में अभिषेक बच्चन का जो पोटेंशियल एज़ एन एक्टर है वो लोगों को देखने को मिला और उसके बाद लोगों को उम्मीद थी कि अभिषेक बच्चन का करियर और और अच्छा जाएगा और स्ट्रॉन्ग वो होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गुरु के बाद से ही अभिषेक बच्चन के एक्टिंग करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। क्योंकि गुरु के बाद उन्होंने एक फ़िल्म की थी द्रोणा और द्रोणा जब फ्लॉप हुई उसके बाद उनकी चाहे वो रावण हो मणिरत्नम के साथ या बाकी जितनी भी फ़िल्में उन्होंने की सब एक के बाद एक फ्लॉप होते रही। और अभिषेक बच्चन का एक फ्लरिशिंग करियर जो था जो एक टाइम पे आपको याद होगा बंटी बबली, सरकार और ये युवा के बाद जो लग रहा था कि अभिषेक बच्चन जो है वो इंडस्ट्री में कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। वो गुरु के बाद से अचानक से उनका करियर जो है वो डाउनहिल चला गया। तो 2007 गुरु से स्टार्ट हुआ। हालाँकि इसी साल को अगर आप देखोगे तो इसको इस साल को शाहरुख खान का वन ऑफ द बेस्ट साल कह सकते हैं क्योंकि 2 फ़िल्में उन्होंने जो की एक तो चक दे इंडिया जो कि उनके करियर का एक माइलस्टोन कहा जाता है। लोगों को फ़िल्म काफ़ी पसंद आई। इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तो उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं था लेकिन कुछ चूँकि देश में ऐसे-ऐसे इवेंट्स हो रहे थे, जिस साल चक दे इंडिया रिलीज़ हुई उसी साल इंडिया ने नेहरू कप जीता हॉकी में और उसी साल इंडिया ने वर्ल्ड टी20 जीता धोनी के लीडरशिप में। तो वो एक चक दे इंडिया का जो सॉन्ग था वो उस वक़्त नेशनल एंथम जैसा बन गया था। लोग चक दे इंडिया के ही गाने हर वक़्त उस वक़्त गाते रहते थे क्योंकि वो स्पोर्ट्स के इंडियन स्पोर्ट्स के लिए वो साल काफ़ी अच्छा था। चक दे इंडिया रिलीज़ हुई, उसके बाद लोग को लग रहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है इस साल का, लेकिन उसी साल एक और फ़िल्म आई थी जिसमें एक छोटे बच्चे ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था कि लोगों को लगा कि नहीं एक चाइल्ड आर्टिस्ट जो है वो भी एक बड़े स्टार के सामने वो टिक सकता है और वो फ़िल्म थी तारे ज़मीं पे जिसको डायरेक्ट किया था आमिर खान ने। उसमें दलशीर सफारी जो है वो डिस्लेक्सिया के सब्जेक्ट को वो मूवी टच करती थी, लोगों को काफ़ी पसंद आई, लोग काफ़ी इमोशनल हो गए वो फ़िल्म को देख कर के और पेरेंटिंग इंडिया में जो पेरेंटिंग होती है उसको लेकर के भी कई डिबेट्स चालू हुए कि है जो पेरेंटिंग होती है बच्चों की इंडिया में, उसमें कितने फ्लॉज़ हैं और लोग समझे कि हाँ, एक पेरेंट्स को किस तरीके से अपने चाइल्ड के साथ बिहेव करना चाहिए। उस वो इस फ़िल्म तारे ज़मीं पे ने की थी। 2008 अगेन जो था वो ईयर ऑफ स्मॉल बजट फ़िल्म्स आप कह सकते हैं, जो कि जो जैसा मैंने कहा था वो दिवाकर बनर्जी ने जो खोसला घोसला के साथ किया था, उसी तरह से छोटी-छोटी फ़िल्में इस साल बनी। भेजा फ्राई आई, मिथ्या आई और आपको सुभाष कपूर की 1-2 फ़िल्में आई थी, अ वेडनेसडे आई थी, ओए लक्की लक्की आई थी, दिवाकर बनर्जी की। ये सारी छोटी-छोटी बजट की फ़िल्में थी। बहुत बड़े स्टार कास्ट इसमें नहीं थे, लेकिन ये स्मॉल बजट फ़िल्म्स जो है वो लोगों को ज़्यादा अपील कर रहे थे, बड़े बजट की फ़िल्मों से ज़्यादा। हालाँकि इसी साल गजनी जैसी एक फ़िल्म आई थी जो जिसके बाद से एक वो चलन स्टार्ट हो गया कि फ़िल्म 100 करोड़ क्लब जो था, ये टर्म जो पहली बार उस फ़िल्म के बाद से लोगों को सुनने को मिला। आमिर खान की गजनी वो पहली फ़िल्म थी जो साउथ फ़िल्म की रीमेक थी और उसने 100 करोड़ का वो बिज़नेस किया था। उसके बाद से हर साल हम एक फ़िल्म अरे अगर अगर कोई फ़िल्म 100 करोड़ क्लब में नहीं है तो उसे हिट ही नहीं कंसिडर किया जाता था। वो एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया। हालाँकि 2008 में और भी कुछ अच्छी फ़िल्में आई थी जैसे ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय पहली बार एक साथ नज़र आए थे जोधा अकबर में। वो फ़िल्म आशुतोष गोवारिकर की आखिरी हिट फ़िल्म आप उसको कह सकते हैं, उसके बाद अभी तक आशुतोष गोवारिकर ने कोई हिट फ़िल्म नहीं दी है। तो और 2008 में ही फरहान अख्तर ने एज़ एन एक्टर डेब्यू किया था विथ रॉक ऑन। जाने तू या जाने ना एक फ़िल्म आई थी आमिर खान के ही भांजे इमरान खान की। उस फ़िल्म के बाद एक सिर्फ़ गली वैली को छोड़ दे तो इमरान खान के करियर में ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट नहीं रहा है। तो दैट वाज़ द ईयर ऑफ स्मॉल बजट फ़िल्म एंड सम ऑफ द बिग ब्लॉकबस्टर्स। 2009 अगेन स्टार्टेड ऑन अ वेरी स्लो नोट लेकिन धीरे-धीरे जा करके एंड ऑफ द ईयर में थ्री इडियट्स रिलीज़ हुई और उसने एक जो इंडस्ट्री का ड्रॉट था उसको वो
फुलफ़िल किया, क्योंकि फ़िल्में बहुत ज़्यादा उस साल नहीं चल रही थी। कुछ एक्सपेरिमेंटल फ़िल्में ज़रूर थोड़ा बहुत वाइडर ऑडियंस को अपनी तरफ पुल कर पा रही थी, जैसे देवडी हो गई अनुराग कश्यप की। कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेसफुल वो फ़िल्म नहीं है, लेकिन लोग उस तरह की फ़िल्मों की तरफ अब ज़्यादा उनका रुझान हो रहा था। इस तरह की फ़िल्मों की तरफ लोग धीरे-धीरे लग रहा था कि नहीं, अब इंडस्ट्री चेंज हो रहा है, और वो पीपल वांटेड टू वॉच गुड स्क्रिप्ट फ़िल्म्स। तो ऐसी फ़िल्में जो कि अच्छे स्क्रिप्ट जिसमें हो, उस तरह की फ़िल्मों को लोग ज़्यादा देखना पसंद कर रहे थे, और यहीं से इस तरह के डायरेक्टर अनुराग कश्यप हो गए, विक्रमादित्य मोटवानी हो गए, और नीरज पांडे, ये वो दौर था, आप समझ लो तो 2007-8 से लेके 2019 तक इस तरह के डायरेक्टर्स जो नए-नए आए, और उन्होंने सिनेमा को काफ़ी बदल के रख दिया। बड़े स्टार्स नहीं होते थे इस फ़िल्म में, मसान जैसी फ़िल्में जैसे हो गई। तो ये दौर जो था वो एक्सपेरिमेंटल फ़िल्मों का था, और पुरानी मसाला फ़िल्में जो थी वो थोड़ी आउटडेटेड होने लगी थी। हालाँकि मास ऑडियंस के लिए अभी भी मसाला फ़िल्में चल रही थी। बहुत सारी सलमान खान की फ़िल्में जो इस दौर में चली हैं, वो सब मास ऑडियंस वाली फ़िल्में रही, बेसर-पैर के स्क्रिप्ट और माइंडलेस वॉयलेंस और सॉन्ग सीक्वेंस एंड ऑल। लेकिन जो स्मॉल बजट के ये जो नीरज पांडे जैसे दिवाकर बैनर्जी, अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी अपना एक मुकाम हासिल कर लिया था, और लोग इनकी फ़िल्मों को सीरियसली लेने लगे थे। इनफैक्ट ऑडियंस थिएटर में जाने लगी थी इनकी फ़िल्मों को देखने के लिए। सो ये सारी चीज़ें 2009-10 से स्टार्ट हुई। 2009 में जैसा मैंने बताया कि 2009 में थ्री इडियट्स से पहले सलमान खान का भी एक कमबैक था, वांटेड से उन्होंने कमबैक किया, फ़िल्म अच्छी चली, और उसके बाद फिर जो एक सलमान भाई का जो एक वो चल गया था, हर साल सलमान भाई की ईद पे एक फ़िल्म आने लगी, जो कि बड़ी हिट होने लगी। उसी के बाद अगले साल दबंग आई, फिर टाइगर एक था, टाइगर है आई। तो वो वांटेड से वो सिलसिला जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब बात करते हैं 2010 के, उस साल भी कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्म नहीं आई थी किसी बड़े स्टार की। हालाँकि एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म उस साल बहुत जो छोटे बजट की थी, जैसे पीपली लाइव हो गई, उड़ान हो गई, आपकी इश्कियाँ हो गई। इस तरह की फ़िल्में 2010 में ज़्यादा रिलीज़ हुई, और जिसको लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब बात 2011 की करते हैं, वो साल था जब कुछ सरप्राइज़ हिट्स लोगों को देखने को मिले, जैसे, और उसमें सबसे बड़ा नाम था तनु वेड्स मनु का। तनु वेड्स मनु जब रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था, और लोग सिनेमा हॉल नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो फ़िल्म जब रिलीज़ हुई, लोगों ने उसको धीरे-धीरे देखना स्टार्ट किया। फिर वो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी की वजह से लोग लोग उसको ज़्यादा पसंद करने लगे। लोग सिनेमा हॉल में गए, देखे, और उस फ़िल्म की ख़ास बात यही थी कि बंटी बबली की तरह फिर से जो बॉलीवुड है, वो स्मॉल टाउन लव स्टोरी दिखाना उस फ़िल्म ने ही स्टार्ट किया था। आनंद एल राय ने वो फ़िल्म डायरेक्ट की थी, और लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगा वो देख करके, वो एक्सपेरिमेंट पसंद आया कि नॉट जस्ट वो यश राज फ़िल्म्स की जो रोमांस जो वो स्विट्ज़रलैंड में जाके शूट करते थे, उसके उसके बियॉन्ड भी दुनिया है, और वो दुनिया भी रोमांस करना जानती है, और वो तन्नू वेड्स मन्नू से वो चीज़ें स्टार्ट हुई 2011 में। फ़िल्म हिट रही, लोगों ने उसको पसंद किया, और उस साल और भी बहुत सारी फ़िल्में आई, जैसे आपको याद होगा रणबीर कपूर की रॉकस्टार थी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा हो गई। सरप्राइज़ हिट की बात करें तो तन्नू वेड्स मन्नू की तरह प्यार का पंचनामा रिलीज़ हुई थी उस साल, और वो दिल्ली के अर्बन यूथ की एक कहानी थी, और उसको भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसी से हमें 2-3 बड़े बेहतरीन एक्टर मिले, कार्तिक आर्यन हो गए, या फिर जो दिव्यांशु है, जो जिन्होंने लिक्विड का रोल किया था, फ़िल्म लोगों को पसंद आई। और इस तरह से 2011 जो था वो छोटी-छोटी फ़िल्में, जो कि एक अच्छा बिज़नेस की जिन फ़िल्मों ने अच्छा बिज़नेस किया कम बजट का होने के बावजूद, वो साल था 2011 का। उसके बाद जो 2012 से लेकर के 2020 19-20 तक का जो साल था, उस वक़्त बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल फ़िल्में ही ज़्यादा बन रही थी, और वही सब, चाहे वो 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, या फिर आपकी स्पेशल 26 हो, सुजीत सरकार की फ़िल्में आने लगी, विकी डोनर, मद्रास कैफ़े, बॉम्बे टॉकीज़, ये लुटेरा, फुकरे, इस तरह की बहुत, मतलब एक हर कहानी दूसरे फ़िल्म से बिल्कुल ही डिफरेंट रहता था। ये पहले ये सिनेमा इस वक़्त बिल्कुल ही बदल चुका था। वो 90s का दौर बिल्कुल ही नहीं था कि सारी फ़िल्में एक ही फ़ॉर्मूला पे चल रही थी। 2010 से लेकर के 2020 के बीच में बहुत सारी ऐसी फ़िल्में आई, मसान, विकी डोनर का जैसा मैंने ज़िक्र किया, बरेली की बर्फ़ी, जॉली एलएलबी,
हर मूवी का अपना डिफरेंट सब्जेक्ट। सो ये सारी चीज़ें जो अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स जो इंडस्ट्री में नया एक फ्लेवर लेकर के आए थे, नए एनर्जी के साथ नए-नए डायरेक्टर्स आ रहे थे। इवन यंग एक्टर्स जो नए-नए आए, चाहे वो रणवीर सिंह हो विद बैंड बाजा बारात, विकी कौशल हो, इस तरह के लोग आ रहे थे और ऑडियंस को भी बॉलीवुड में एक नयापन फ़ील होने लगा था 2010 के बाद से, 10-11 के बाद से, कि अब बॉलीवुड जो है वो सिनेमा जो है वो बदल रहा है। लोग वो वही पुरानी घिसी-पिटी फ़ॉर्मूला फ़िल्में नहीं देख रहे थे। 2014 में सरकार बदली और सिनेमा भी थोड़ा बहुत बदला और उसी के बाद से ही बहुत सारे फ़िल्म मेकर जो हैं वो ये अपनी आवाज़ उठाने लगे कि हमारे आर्ट को, हमारे क्राफ़्ट को दबाया जा रहा है और बहुत सारे जो राइट विंग ग्रुप्स के लोग हैं, वो इन फ़िल्म मेकर्स के क्राफ़्ट पर जो है वो एक प्रेशर एक तरह से डाल रहे हैं। सेंसर बोर्ड भी काफ़ी एक्टिव हो गया और सेंसर बोर्ड ने भी बहुत सारे फ़िल्मों जब जब प्रहलाद निलानी जब बने थे 2015 में सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कई सारे फ़िल्मों पे रोक लगा दिया था। उसके रिलीज़ में बहुत सारी मुश्किलें आई थी। उड़ता पंजाब उसी में से एक एग्ज़ाम्पल है। तो ये 15-16 का दौर जो था जब दंगल-वंगल जैसी मूवी आती रही थी, कमर्शियली हिट थी, लेकिन जो अनुराग कश्यप टाइप के जितने भी डायरेक्टर थे, उनको अपनी फ़िल्म रिलीज़ करने में काफ़ी मुश्किलें होती थी, क्योंकि वो हार्ड हिटिंग फ़िल्में बनाते थे, जो कि सरकार को पसंद नहीं आती थी और उस पे कैची चल जाती थी। तो वो पूरा जो एक फ़ेज़ था, वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा इन जैसे एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म मेकर्स के लिए और कहीं न कहीं ये सारे लोग आज के डेट में जो हैं वो अभी भी कहते हैं कि हम जो चीज़ करना चाहते थे वो हमें करने को नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये लोग फ़िल्म के ज़रिए, सिनेमा के ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछते हैं, जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं न कहीं हुक्मरानों को पसंद नहीं आती। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो और ये सारी फ़िल्में जो इस बीच जिस तरह की फ़िल्में आई थी, मुल्क हो गई, आर्टिकल 15 हो गई, फ़िल्में रिलीज़ हुई, लोगों ने उसको फ़िल्म को पसंद भी किया, लेकिन एक सेक्शन जो है वो इन फ़िल्मों से इत्तेफ़ाक नहीं रखता था। तो ये भी रहा। हालाँकि इस बीच में बड़े-बड़े स्टार्स की फ़िल्में फ्लॉप होना स्टार्ट हो गई। अगर आपको याद होगा 2018 आते-आते शाहरुख खान की लगातार फ़िल्में फ्लॉप हो रही थी। रईस फ्लॉप हो गई, ज़ीरो बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई, आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फ्लॉप हो गई। तो बड़े स्टार्स इस बीच में जो है वो उनकी फ़िल्में चलना बंद हो गई थी और नए-नए एक्टर्स ने टेक ओवर कर लिया था। आयुष्मान खुराना की बहुत सारी स्मॉल टाउन हीरो वाली फ़िल्म आने लगी थी, वो हिट होती थी। विकी कौशल की उरी आई और उसी के बाद से 2019 में जब कोविड आया और फ़िल्में लोग सिनेमा हॉल जाना थोड़ा उन्होंने बंद कर दिया। फिर इनफैक्ट जब और यही वो टाइम था जब साउथ की फ़िल्में जो हैं वो सैटेलाइट टीवी पे ज़्यादा दिखने लगी। स्मॉल नॉर्थ में भी साउथ इंडियन फ़िल्मों के रीमेक्स हिंदी में डब करके नॉर्थ में दिखाया जाने लगा, तो साउथ के स्टार नॉर्थ बेल्ट में ज़्यादा पॉपुलर हो गए और उनकी फ़िल्में जब रिलीज़ होने लगी, चाहे वो पुष्पा हो या बाहुबली हो, केजीएफ हो, इनको लोगों ने हिंदी फ़िल्म से ज़्यादा पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। आपको याद होगा 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद जब 2021 में ओमिक्रॉन वायरस की वजह से, डेल्टा वायरस की वजह से सिनेमा हॉल सब बंद हो गए थे। तो 83 एक फ़िल्म आई थी रणवीर सिंह की, उसको लेकर के एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फ़िल्म 83 वर्ल्ड कप विनिंग के ऊपर वो फ़िल्म बनी थी। लेकिन उस इतने अच्छे सब्जेक्ट के बावजूद लोग उस फ़िल्म को देखने नहीं गए। हालाँकि उस वक़्त ओमिक्रॉन वायरस का एक फ़ेज़ था, लेकिन उसी समय पुष्पा जैसी फ़िल्म आई थी और नॉर्थ में भी लोग पुष्पा को देखना ज़्यादा पसंद कर रहे थे, ना कि 83 को। तो कहीं न कहीं लोग नॉर्थ की जो ऑडियंस है वो बॉलीवुड से थोड़ा-सा शिफ्ट होने लगी थी और ये प्रॉब्लम आज भी है। आज भी पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छी फ़िल्में बॉलीवुड को नहीं मिली है। इनफैक्ट कई सारे जो नंबर्स आते हैं कि ये फ़िल्म ने इतना करोड़ कमा लिया, वो कहीं न कहीं इन्फ्लेटेड फिगर्स होते हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग्स की बहुत बात होती है। अगर आप बहुत सारे मूवी रिव्यूअर्स को के अगर वीडियोज़ को देखें तो वो बताते हैं कि कैसे प्रोड्यूसर जो है वो सिनेमा हॉल को बुक कर लेते हैं। आपको लगेगा कि वो फ़िल्म हाउसफुल चल रही है, लेकिन हालाँकि अंदर थिएटर में कोई भी लोग नहीं रहता। ब्रह्मास्त्र जैसी फ़िल्म में इस तरह का लाइव एग्ज़ाम्पल थी। कई फ़िल्मों में फैन क्लब्स को फ्री में टिकट बाँटे जाते हैं। जैसे अगर आपको याद होगा 2023 में पठान, जवान जैसी फ़िल्में जब आई थी,
पठान का जब ट्रेलर आया था तो बहुत ही ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स था उसका। लेकिन चूँकि उसके दीपिका पादुकोण के बिकिनी के ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि पठान के ऊपर बज़ ज़्यादा क्रिएट हो गया और फिर पठान ने वो बिज़नेस अच्छा किया। हालाँकि अभी भी लोग कहते हैं कि पठान या जवान का जो बिज़नेस था वो कहीं न कहीं वो इन्फ्लेटेड नंबर्स है, वो राइट नंबर्स नहीं है। क्योंकि थिएटर में शायद उतने लोग नहीं थे और थिएटर का जो वीडियोज़ जो वायरल होता था, वो फैन क्लब जा करके वहाँ पे वो उस तरह के परफ़ॉर्म करते थे, थिएटर में लोग नाच रहे हैं, इस तरह के वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होते थे। और इस तरह के सवाल-जवाब होने लगे। 2020 में थोड़ा थिंग्स चेंज और उसके बाद से क्या हुआ कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म का दौर शुरू हो गया। प्रोपेगेंडा मैं कोट अनकोट में कह रहा हूँ कि मैं कोई नहीं होता हूँ प्रोपेगेंडा कहने वाला क्योंकि विवेक अग्निहोत्री की फ़िल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीरी पंडित के एक्सोडस जो उनका जो एक्सोडस हुआ था 1990 में कश्मीर से, उस पे उन्होंने फ़िल्म बनाया। फ़िल्म को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसका सब्जेक्ट काफ़ी बोल्ड था। कश्मीरी पंडित के एक्सोडस पे फ़िल्म पहले नहीं बनी थी। उससे कुछ महीने पहले एक फ़िल्म आई थी शिकारा विधु विनोद चोपड़ा की 2023 में। लेकिन वो फ़िल्म जो लोग उस फ़िल्म में देखना चाह रहे थे, जो ढूँढ रहे थे उन्हें वो ऑडियंस को उस फ़िल्म में नहीं मिला। कश्मीर फाइल्स मेरे हिसाब से मुझे भी लगता है कि वो एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट था लेकिन वो बहुत ही वेल मेड फ़िल्म नहीं थी। लोग हो सकता है मेरी बात से एग्री नहीं करते हों, लेकिन मुझे भी वो फ़िल्म बहुत वेल मेड फ़िल्म नहीं लगती है। उस फ़िल्म में मैक्सिमम फ़ोकस जो था वो अ, टॉर्चर के ऊपर ज़्यादा था, स्टोरी लाइन की उसमें कमी थी, जो कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हालाँकि वो फ़िल्म कमर्शियली काफ़ी अच्छी चली और उसके बाद उस फ़िल्म ने एक वो ट्रेंड स्टार्ट कर दिया उस तरह की फ़िल्मों का जो कि कहीं न कहीं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को सूट करती है, चाहे वो केरला स्टोरी हो, सावरकर हो, अटल हो, इस तरह की फ़िल्में बहुत सारी बनने लगी। हालाँकि कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के बाद ये फ़िल्में भी नहीं चली, क्योंकि जितनी भी फ़िल्में ऐसी ऐसी बनी वो बहुत ज़्यादा बिज़नेस नहीं कर पाई क्योंकि ऑडियंस भी समझ जाती है कि आप एक ही चूरन बार-बार नहीं चटा सकते हो ऑडियंस को। तो कश्मीर फाइल और केरला स्टोरी के बाद कोई भी फ़िल्म उस तरह की जो है वो वैसा रिस्पॉन्स कमर्शियली नहीं मिल पाया। हालाँकि 2025 जो अभी साल खत्म हुआ है, उसमें एक फ़िल्म आई है धुरंधर और इस फ़िल्म ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है फैक्ट कि अगर आपकी फ़िल्म अच्छी है, आपकी कहानी अच्छी है, परफ़ॉर्मेंस अच्छे हैं, तो वो फ़िल्म को लोग ज़रूर पसंद करेंगे और वही फ़िलहाल धुरंधर के साथ हो रहा है। धुरंधर फ़िल्म बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म बनाई गई है। हालाँकि कुछ उसकी पॉलिटिक्स से बहुत लोग नहीं डिसएग्री करते होंगे वो डिबेटेबल है। लेकिन फ़िल्म का की जो राइटिंग है, एक्टिंग है, सिनेमेटोग्राफ़ी है, ये बहुत ही टाइट है और लोगों को ये फ़िल्म इसीलिए पसंद भी आ रही है। अभी भी सिनेमा हॉल में लोग देखने जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अच्छी फ़िल्म बनाते हो तो आपको प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये धुरंधर ने एस्टैब्लिश कर दिया है क्योंकि अगर आपको याद होगा धुरंधर के ट्रेलर रिलीज़ के बाद से फ़िल्म मेकर्स ने या एक्टर्स ने इस फ़िल्म को का प्रमोशन कहीं नहीं किया कि वो किसी रियलिटी शो में जाकर के नाच-गाना कर रहे हो। फ़िल्म अच्छी बनाई है, ट्रेलर अच्छा रिलीज़ हुआ है, लोग फ़िल्म को देखने गए हैं और वही हुआ है धुरंधर के साथ। जो कि अभी लगातार चल ही रही है। लेकिन वही 2025 के एंड आते-आते बॉलीवुड को भी एक काफ़ी अच्छी खबर मिली कि होम बाउंड एक फ़िल्म जो आई थी, वो इस साल ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हो गई। तो ये होम बाउंड 4th फ़िल्म है अब तक इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री में जो कि ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हो। पहले मदर इंडिया थी, उसके बाद सलाम बॉम्बे, फिर लगान काफ़ी क्लोज़ गई थी ऑस्कर के और अब होम बाउंड। अब ये होम बाउंड आगे अवार्ड ऑस्कर जीत पाती है कि नहीं हालाँकि ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन 2025 का जो एंड है वो बॉलीवुड के लिहाज से काफ़ी अच्छे नोट पे एंड हुआ है। तो यही है आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको लगता है कि किस फ़िल्म के बारे में हमने बात नहीं की तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।